Hello and welcome to everyone to another video book of RA Group of Colleges Engineering Physics। और Engineering Physics में आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, जो चैप्टर करने वाले हैं दैट इज लेजर। इस चैप्टर में हम लोग लेजर के जो टॉपिक्स हैं वो ये डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं लेजर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, किस तरह से इनको परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास में कुछ कोफिशिएंट प्रोड्यूस होते हैं, उन कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, इन कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट। इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो हम लोग मेंटेन करेंगे, इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास में टॉपिक है कि प्रिंसिपल ऑफ लेजर, कि लेजर किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे यूजिंग दिस प्रोसेस। और उसके बाद में हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट लेजर के प्रोडक्शन, दैट इज बाय यूजिंग हीलियम नियॉन लेजर एंड सेमीकंडक्टर लेजर। एंड लास्ट टॉपिक इज क्यू स्विचिंग एंड मोड लॉकिंग। तो ये पूरा हमारे पास में सिलेबस रहेगा और इस सिलेबस के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय द वेरी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ लेजर। दैट इज, ये जो लेजर है अपने आप में इसका जो पूरा नाम है LASER, इट स्टैंड फॉर इट्स ऑन नेम, मींस लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हर एक लेटर का अपना एक मीनिंग है। यहां पर अगर देखा जाए, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन एंड R फॉर रेडिएशन। तो यहां जैसे आपने देखा कि हर एक लेटर का अपना एक मीनिंग, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहां पर मैक्सिमम वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे कि लाइट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, एम्प्लीफिकेशन वर्ड से आप वाकिफ है कि एम्प्लीफिकेशन मतलब कि वैल्यू को इंक्रीज करना। एक न्यू वर्ड आपके पास में हो सकता है कि स्टिमुलेटेड, आपके पास में एक न्यू वर्ड हो, एमिशन और रेडिएशन, ये भी बहुत पुराने पढ़े हुए हैं। एमिशन मतलब कि किसी भी लाइट वेव का या किसी एनर्जी का बाहर निकलना, एमिट आउट होना। और रेडिएशन, तो रेडिएशन हम लोग जानते हैं कि लाइट वेव या जो भी हमारे पास में एनर्जीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आगे ट्रेवल करती है। तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे स्टिमुलेटेड के बारे में कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या चीज है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले भी हमें जरूरत होती है कुछ और प्रोसेसेस के बारे में जानने की, वो हम लोग इसमें देखेंगे। बिफोर दैट मैं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर के बारे में बता रहा हूं कि लेजर की प्रॉपर्टीज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले हमारे पास में है कि लाइट, हमारे पास में जो लेजर लाइट है वो हाईली कोहेरेंट होती है। और कोहेरेंस के बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर के अंदर पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियो बुक आपको दिखाई गई थी उसके अंदर, कि कोहेरेंस क्या होता है कि लाइट वेव शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड, अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, और उनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, पाथ डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज पोलराइजेशन। अगर लाइट वेव जो हमारे पास में यूज में आ रही है उनका पोलराइजेशन एंगल जो है वो भी सेम रहना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास में कोहेरेंस। तो लेजर में इंपॉर्टेंट है कि जो भी लाइट वेव्स या लाइट बीम्स हमारे पास में काम में आ रही है वो हाईली कोहेरेंट होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे पास में है कि ये जो लेजर है ये इंटेंस होती है, बहुत ज्यादा इंटेंस मतलब कि बहुत ज्यादा चमकदार होती है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी है हाईली इंटेंस होना। एंड देन हमारे पास में इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, ये हाईली डायरेक्शनल होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक। डायरेक्शनल का मीनिंग तो आपको पता ही है कि एक ही डायरेक्शन में लेजर ट्रेवल करती है। जैसे आप लोग घर में भी अपनी लेजर टॉर्चेस काम में लेते हैं, एक्चुअली वो लेजर टॉर्च हमारे पास में लेजर लाइट नहीं होती, लेजर की तरह बिहेव करने वाली लाइट बीम्स होती है, इसलिए हम लोग उसको लेजर टॉर्च बोलते हैं। तो लेजर टॉर्च भी आप लोगों ने जैसे यूज की होगी, बहुत लंबी डिस्टेंस तक सीधे सीधे ट्रेवल करती है, चाहे उसके मीडियम के अंदर कोई कोहरा भी आ रहा हो या कोई और डेंसर मीडियम भी हो, तो भी आपको सीधे सीधे ट्रेवल करते हुए दिखती है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं हाईली डायरेक्शनल होती है, इसका जल्दी से डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लास्ट यहां पर नेक्स्ट है हमारे पास में हाईली मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग होता है कि अ लाइट वेव विद सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर या सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो जो लेजर है उसके अंदर हमारे पास में ये मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक अगेन कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर मौजूद हो, दूसरा कोई और कलर नहीं। हम लेजर टॉर्च से इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेजर टॉर्च हमारे पास में होती है, उसमें देखा होगा कि अगर रेड कलर की लेजर टॉर्च है तो सिर्फ उसमें रेड कलर नजर आता है, दूसरा कोई कलर नहीं। लेकिन बाकी व्हाइट लाइट टॉर्चेस वगैरह की बात करें या फ्लैश लाइट्स वगैरह की बात करें तो उसमें 7 कलर्स मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास में लेजर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर। तो अब हम लोग देखेंगे कि लेजर की जो प्रिंसिपल है किस बेस पर ये वर्क करता है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि थ्योरी ऑफ लेजर क्या है। थ्योरी ऑफ लेजर वैसे हम लोगों ने कोहेरेंस के टाइम पर भी किया था, या अगर मैं बात करूं इंटरफेरेंस के टाइम पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी एक लाइट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किसी भी एक लाइट सोर्स में लाइट किस तरह से प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं।
जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी को और हायर एनर्जी लेवल में बाउंस होते हैं, कुछ इस तरीके से कि सपोज कोई एनर्जी लेवल आपके पास में E1 है और दूसरा कोई एनर्जी लेवल आपके पास में E2 है। तो जब भी हम लोग किन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी लेवल E1 में बैठे हुए हैं या यहां पर प्रेजेंट है, इनको जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में पहुंचे और ये प्रोसेस हमारे पास में अब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाता है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करना। आफ्टर दैट ये इस एनर्जी को रेडिएट करते हुए लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। तो पार्टिकल्स कम बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल बाय रेडिएटिंग एनर्जी। द सेम कंसेप्ट जो कि हम लोगों ने लाइट के प्रोडक्शन के लिए यूज किया था, यही चीज हमारे पास में होगी लेजर के लिए, बट इन सम अनदर वे, कि हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास में ये लाइट लेजर की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो बेसिक हमारे पास में ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का हायर एनर्जी लेवल में जाना और वहां से वापस उनका ग्राउंड लेवल में या अपने लोअर एनर्जी लेवल में वापस आना। तो यही हमारे पास में लेजर की बेसिक थ्योरी होगी। तो इसको समझने के लिए हमारे पास में 3 प्रोसेस है। नंबर 1 इज अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, सेकंड इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, थर्ड वन इज स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन का दूसरा नाम होता है इंड्यूस एमिशन। ये चीज तो अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, इन तीनों प्रोसेसेस को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लेजर प्रोडक्शन। तो अब इन तीनों प्रोसेसेस को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पर अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब्जॉर्प्शन प्रोसेस जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि हमारे पास में 2 एनर्जी लेवल्स होंगे, एक ग्राउंड लेवल एनर्जी लेवल और एक हायर एनर्जी लेवल, जिसको मैंने यहां पर E1 और E2 से रिप्रेजेंट किया है। अब E1 के अंदर हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड लेवल पर या लोअर एनर्जी लेवल में है। जब इनको हम लोग कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बाहर से हम लोग कुछ एनर्जी इसको दे, जैसे कि यहां पर मैंने कुछ एनर्जी यहां पर शो की है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, क्योंकि यहां पर मैंने यू न्यू यूज की है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी एज यू नो। तो यहां पर हमारे पास में यू न्यू एक फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे आप लोग लिखते थे fx, तो वैसे ही यहां पर हम लोगों ने यूज किया हुआ है, x की जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं अब कोई और फंक्शन वेरिएबल, जैसे कि यहां पर मैंने यूज कर लिया न्यू, और f की जगह पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से भी करते हैं, तो f की जगह पर हम लोग यूज करें बेटर रहेगा कोई और सिंबल। तो यहां पर मैं यूज कर लेता हूं, जैसे दिखा रखा है यहां पर फंक्शन u। तो ये पूरा बन जाएगा फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट डिपेंड्स ऑन E2 माइनस E1। जैसे मैंने यहां पर दिखाया है कि एनर्जीज के डिफरेंस पर यह फंक्शन डिपेंड करता है। तो इसी के बेस पर हम लोग देखेंगे, जैसे ही हम लोग इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जीज को अब्सॉर्ब करते हैं, अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गए। यही प्रोसेस जो है इसी को बोलते हैं हम लोग अब्सॉर्प्शन प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी को अब्सॉर्ब करना और उसके बाद में हायर एनर्जी लेवल में जंप करना, और हायर एनर्जी लेवल में आकर ये जितनी इनकी एनर्जी होगी वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। इट मीन वी कैन से कि जितनी एनर्जी हमने इनको प्रोवाइड की। अब यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो गए हैं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे रह गए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स तो इस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे इसमें जो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो यही चीज यहां पर शो करेगी, सभी इलेक्ट्रॉन्स ना जाके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। अब इस चीज में मैंने आप लोगों को बीच में बोला था कि हर प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई एक कॉफिशिएंट प्रोड्यूस होता है। वो कॉफिशिएंट क्या है, उस चीज के लिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे आइंस्टाइन कॉफिशिएंट। किस तरह से हमारे पास में सामने आता है, तो जैसे मैंने बोला था कि पिछले डायग्राम के अंदर देखा था कि E1 और E2 दो एनर्जी लेवल, और ग्राउंड लेवल के अंदर हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रखे हुए हैं जिनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हायर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे बाय यूजिंग अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास में क्या है कि आपको सोचना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के हायर एनर्जी लेवल में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 to 2। इलेक्ट्रॉन्स के या पार्टिकल्स के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी, ये डिपेंड करेगी यू न्यू पर। यू न्यू क्या चीज है, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस चीज पर डिपेंड करेगी। अगर ज्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, कम एनर्जी देंगे तो कम इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, हो सकता है कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स ना जाए। तो यहां पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की
बाहर से, तो इस चीज पर डिपेंड करेगी ये प्रोबेबिलिटी। सो वी कैन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 to 2 डिपेंड्स ऑन यू न्यू। तो यहां पर अगर प्रोबेबिलिटी इतनी है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, तो हमारे पास में कांस्टेंट आता है, या कांस्टेंट या कोफिशिएंट बोलेंगे। ये कोफिशिएंट ही है हमारे पास में आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, और इसको हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं B12 से। प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आप लोग जो कोफिशिएंट लेते थे नॉर्मली K या कुछ और इस तरह के लिया करते थे, यहां पर स्पेसिफिक नेम दे दिया है B12। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 से 2 में, राइट। अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास में P12 है तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, हिंदी में इस चीज को बता दूं कि अगर संभावना या प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता अगर P है तो रेट क्या होता था, दर किसी भी घटना के घटित होने की या किसी भी एक फिनोमिना के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, रेट कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी के साथ में हम लोग रेट का रिलेशन लेते थे कि नंबर ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की संख्या से अगर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नंबर ऑफ इवेंट्स को अगर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास में उसकी रेट आ जाती है। और यहां नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे या नंबर ऑफ कितनी हमारे पास में ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये डिपेंड करेगी हमारे पास में जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन E1, राइट। तो हम लोग इनको नाम दे सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी लेवल या ग्राउंड एनर्जी लेवल, जिसको हम लोग N1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर रेट हमारे पास में हो जाएगी दिस, कि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रोसेस या रेट ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू N1, जैसे कि यहां मैंने शो कर दिया है N1 B12 U न्यू। तो ये हमारे पास में इसकी रेट हो गई, दर। तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज करके रखेंगे, और यहां पर जो नोटेशंस हमारे पास में काम में आ रहे हैं वो ये सब है कि R12 इज रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, N1 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन E1 ग्राउंड एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल, B12 इज आइंस्टाइन कोफिशिएंट एंड U न्यू इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद में अब हमारे पास में जो प्रोसेस आता है वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब कि यहां पर हमें एमिशन को देखना है कि हमारे पास में लाइट एमिट आउट कैसे हो रही है, कैसे किसी भी एलिमेंट से या लाइट सोर्स से लाइट वेव बाहर निकल रही है। तो इसके लिए भी हम लोग यही काम में लेंगे एनर्जी लेवल 1 एंड एनर्जी लेवल 2, लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल। और इसमें भी हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हम लोग कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे कि E1 में हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स और E2 में कुछ। ये वही इलेक्ट्रॉन्स है जो एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में गए थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने अब्सॉर्प्शन प्रोसेस में जो देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में एनर्जी को अब्सॉर्ब करके पहुंचते हैं। ये वही 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो किए हैं यहां। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या होगा कि जैसे ही हम लोग कुछ टाइम इनको छोड़ते हैं, मतलब कि यहां पर हमारे पास में टाइम होता है अबाउट 10 to the power -8 सेकेंड। तो ये जो टाइम पीरियड 10 to the power -8 सेकेंड है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हायर एनर्जी लेवल में रुकने का लाइफ टाइम पीरियड होता है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स का लाइफ टाइम पीरियड इन हायर एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंचे थे 10 to the power -8 सेकेंड के लिए यहां रुकेंगे, और उसके बाद में ये वापस अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में आते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जितनी एनर्जी इन्होंने अब्सॉर्ब की है हर एक इलेक्ट्रॉन ने, उतनी एनर्जी इनको बाहर निकालनी होगी, और ये जो बाहर एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव निकलती है। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करें जो अभी नीचे आया, इससे इतनी एनर्जी को रेडिएट कर दिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने भी इतनी एनर्जी और तीसरे ने भी इक्वल एनर्जी एमिट आउट की इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। तो यहां पर हमारे पास में अगेन जो लाइट एमिट आउट हो रही है वो कि E2 E1 के इक्वल। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है यहां पर आपको नजर आएगी लाइट वेव, क्योंकि यह स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है। यहां पर हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स अभी तो हमारे पास में सेम एनर्जी लेवल से नीचे आए थे, लेकिन जरूरी थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही एनर्जी लेवल्स में जंप करे। अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल्स में भी जाते हैं। जैसे कि इन 3 के साथ में मैं कुछ और इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूं। यहां ये कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स और मैंने दिखा दिए। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स तो यहां आ गए ऑलरेडी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में जंप करके नीचे आएंगे या अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हुए वापस नीचे आएंगे ग्राउंड एनर्जी लेवल में, सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी। यानी पहले वाले 3 के कंपैरिजन में ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में आ रहे हैं, इनकी एनर्जी इन तीनों के कंपैरिजन में डिफरेंट होगी। तो यहां पर एनर्जी अगर डिफरेंट है
तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में रिलेशन होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। अगर एनर्जी डिफरेंट तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास में रिप्रेजेंट करता है किसी भी लाइट वेव के लिए उसका कलर। तो यहां पर अगर अलग अलग कलर की लाइट वेव हमें मिल रही है तो वी कैन से कि हमारे पास में जो आउटपुट में लाइट मिलेगी, जो बाहर हमें लाइट वेव मिल रही है, वो हमारे पास में व्हाइट लाइट होगी। इट मीन कि ये हमारे पास में लेजर लाइट तो नहीं है, क्योंकि लेजर लाइट में तो सिर्फ और सिर्फ एक कलर प्रेजेंट होता है, मल्टीपल कलर या व्हाइट लाइट जैसे 7 कलर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमारे पास में जो लाइट वेव मिलती है वो 7 कलर्स वाली मिलती है, या मल्टीपल वेवलेंथ की, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज की मिलती है। और यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंटली कि यहां पर प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वापस ग्राउंड लेवल में आने की, ये हमेशा और हमेशा 100% होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो इसी के बेस पर हम लोग देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमारे पास में जो रिलेशन मेंटेन होता है, या रिलेशन जो हमारे पास में सामने आता है, वो क्या होता है। तो सेम डायग्राम कि इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, और इनके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में गए वो सभी के सभी ग्राउंड लेवल पर आएंगे ही आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में रुक ही जाए, जितने ऊपर गए वो जरूर नीचे आएंगे। तो यहां पर हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल्स टू A21। वी कैन से एक्चुअली कि P21 फ्रॉम ट्रांजैक्शन फ्रॉम 2 to 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम 2 to 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे हम लोग, तो यहां पर हमारे पास में अगेन एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट को हम लोग नाम देंगे इस बार A21। यहां पर भी 2 और 1 रिप्रेजेंट हो रहा है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है 2 से 1 में, तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे कि P21 इक्वल्स टू A21। अगर प्रोबेबिलिटी इतनी है तो रेट क्या होगी, यहां पर किस रेट से नीचे आएंगे, तो अगेन नंबर ऑफ इवेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर ऑफ इवेंट इस बार होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन हायर एनर्जी लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन E2। तो E2 वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग N2 से शो कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर शो कर दिया इसको N2 इंटू A21 से। तो ये हमारे पास में आ गई इसकी रेट, या जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कि किसी भी इवेंट के होने की दर, किस रेट से हमारे पास में ये इवेंट हो रहा है। तो अगेन यहां पर हम लोगों के पास में जो जो नोटेशंस काम में आ रहे हैं उनको मैं दिखा देता हूं कि N2 इज नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन हायर एनर्जी लेवल, R21 हमारे पास में है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल 2 से 1। तो A21 हमारे पास में क्या चीज है, A21 है हमारे पास में आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो याद रखना है आपको कि प्रीवियसली इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर जो हमारे पास में हुआ था, वहां पर आया था B12 जो कि अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए था, और यहां पर A21 जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए काम में आ रहा है। इनके नोटेशन से आपको पता चल रहा है कि ये डिफरेंट कोएफिशिएंट है, B12 1 से 2 में, और A21 2 से 1 में आने की जो कोएफिशिएंट्स है वो। तो इस इक्वेशन को भी हम लोग याद में रखेंगे, और ये बाद में हमारे पास में काम में आएगा। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास में वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं उनको हम लोग किसी एक बीच में एक ऐसा एनर्जी लेवल हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि टेम्परेरी हो। अगर ऐसे हम लोग कुछ करें कि किसी एक एनर्जी लेवल बीच में हम लोग प्रोड्यूस करके वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को रोक दे और सभी इलेक्ट्रॉन्स एक साथ वापस ग्राउंड लेवल पर आए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में एक साथ नीचे आ रहे हैं उनकी सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी, या उनसे रेडिएटेड एनर्जी विल बी सेम। तो इस तरह से हमारे पास में जो रेडिएटेड एनर्जी सेम मिलेगी तो हम लोग कह सकते हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव होगी। तो यही प्रोसेस हमारे पास में एग्जैक्टली काम में आता है, जिसको समझने के लिए मैंने यहां पर शो किया हुआ है दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, जिसमें E1 में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हम लोग ग्राउंड लेवल इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। इन सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस वक्त सेम है, और यहां पर मैं कुछ और एनर्जी लेवल्स दिखा रहा हूं जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स है। जैसे स्पॉन्टेनियस एमिशन के टाइम पर मैंने बोला था कि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन सभी एक ही एनर्जी लेवल में जाए, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में भी जा सकते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर मैं आपको स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन दोनों दिखाऊंगा। तो यहां पर अगेन कि कुछ एनर्जी हम लोग बाहर से इसको प्रोवाइड करते हैं इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को। ये एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है तो जरूरी नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाए, जैसे पहले भी मैंने बोला था, इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ना जाके हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा
और अलग अलग एनर्जी लेवल्स में जंप कर रहा है। जैसे कि पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात करें ये E4 तक चला गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये E2 में चला गया, इसी तरह तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें ये भी मैंने E2 में शो कर दिया कि E2 तक जंप कर रहा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में, चौथा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से ट्रेवल कर गया E3 के अंदर, पांचवें इलेक्ट्रॉन ने कोई एनर्जी गेन नहीं की, वो ऐसे कैसे रह गया, और जो छठा इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके E4 तक जंप कर गया। मतलब कि सभी इलेक्ट्रॉन्स ने अलग अलग एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर ये अपने मीन लाइफ टाइम, जैसे कि मैंने बोला था कि लाइफ टाइम पीरियड मीन लाइफ टाइम के लिए यहां पर रुकते हैं, और वो कितना होता है 10⁻⁸ सेकेंड। तो इस टाइम पीरियड तक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रुकते हैं और उसके बाद भी सभी वापस अपने ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं बाय रेडिएटिंग डिफरेंट एनर्जी या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आपको एमिशन नजर आ रहा है ये है स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है, जो रेडिएटेड एनर्जी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होगा, तो इसके लिए वापस हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक बार हायर एनर्जी लेवल में कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंचे। अब ये जब यहां पर अपने मीन लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड लगाकर नीचे आने लगती है, उसी टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, कोई एक इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बाहर से, जो कि पर्टिकुलर कुछ एनर्जी होगी जिसकी वैल्यू मैंने यहां पर बोल दिया कि इस एनर्जी के इक्वल हमने एनर्जी प्रोवाइड की, EM-E1। अब ये EM हमारे पास में ना तो E2 के बराबर, ना E3 के इक्वल है, ना E4 के इक्वल है। EM हम लोगों ने एक अलग एनर्जी लेवल कंसीडर कर लिया जो कि यहां कुछ होगा। तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना हो गया, इतना, जो कि EM-E1। इतनी एनर्जी हम लोगों ने इसको दी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से नीचे की तरफ आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास में डायरेक्टली नीचे पहुंच जाएंगे ग्राउंड लेवल पर अपने लाइफ टाइम को निकालकर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में ऊपर से आ रहे हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में इस एनर्जी लेवल पर रुक जाते हैं। अगर कुछ इस तरह से हो रहा है हमारे पास में, जैसे मैंने यहां दिखाई, दो इलेक्ट्रॉन्स तो डायरेक्टली नीचे चले गए, ये तीन इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल पर आकर रुक जाते हैं फॉर द टाइम पीरियड 10⁻⁻10 सेकेंड। ये हमारे पास में इस एनर्जी लेवल, जिसको मैंने बीच में एक इंटरमीडिएट बनाई थी, एक एनर्जी लेवल बनाया था बीच में, इसका खुद का लाइफ टाइम पीरियड 10⁻⁻10 सेकेंड है। बट ऑब्वियस है कि 10⁻⁸ सेकेंड के कंपैरिजन में दिस टाइम पीरियड इज वेरी लेस। उसके यानी इलेक्ट्रॉन्स के लाइफ टाइम पीरियड के कंपैरिजन में ये जो एनर्जी लेवल का लाइफ टाइम है ये और भी कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइम पीरियड के लिए यहां पर रुकते हैं और उसके बाद में ये एनर्जी लेवल खुद गायब हो जाता है, यानी ये खुद ही वैनिश हो जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आएंगे। तो यहां पर जैसे ही हमारे पास में ये जो बाहर से दी हुई एनर्जी की वजह से हमारे पास में एक जो इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल बना था वो वैनिश हो गया, खत्म हो गया। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आते हैं बाय रेडिएटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां पर ये तीनों जो आपको एनर्जी दिखाई दे रही है ये तीनों की तीनों बिल्कुल इक्वल होगी, क्योंकि तीनों का एनर्जी लेवल का डिफरेंस बिल्कुल सेम था। तो यहां पर ये तीनों हमें आउटपुट में मिलती है जिसकी वैल्यू होगी EM-E1। लेकिन क्योंकि हम लोग जो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे तो सेम अमाउंट EM-E1 वो भी तो इसके साथ साथ आएगी। तो यहां पर हमारे पास में जो टोटल एनर्जी आउटपुट में मिलती है वो हमारे पास में एम्प्लीफाइड एनर्जी मिलती है। जितनी आपने प्रोवाइड की उससे कहीं ज्यादा एनर्जी आपको आउटपुट में मिलेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। और यहां पर हमारे पास में एम्प्लीफाइड एनर्जी मिलती है जो कि लेजर प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ अलग अलग एनर्जी लेवल्स, जैसे कि मैंने आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन के टाइम पर बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि ग्राउंड एनर्जी लेवल में हमारे पास में रखे हुए हैं ये एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके अलग अलग एनर्जी लेवल्स में जाते हैं। वहां पर मैंने जो डायग्राम दिखाया था सिर्फ एक सिंपल सा डायग्राम था। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन दोनों मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हमारे पास में स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन होती है बाय यूजिंग दिस डायग्राम। यहां पर हमारे पास में अलग अलग एनर्जी लेवल्स E1, E2, E3, E4, E5 और E1 के अंदर मैंने ग्राउंड लेवल के इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं जो कि ये सब है। अब जब भी हम लोग इनको बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जीज को ऑब्जॉर्ब करें। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं जो कि यहां पर ब्लिंक करते हुए दिखाए हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो ब्लिंक नहीं कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। एनी हाउ किसी भी तरीके से हो सकता है कि क्या पता इनको एनर्जी मिल रही है, नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही
तो ये अपने ग्राउंड लेवल पर रहेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये सब अलग अलग एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको कि पहले यहां पर अगर देखें, इन दोनों की बात करें, फर्स्ट एंड फोर्थ या फिफ्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों ने जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब की है वो है E2 माइनस E1। बाहर से जितनी आपने एनर्जी दी थी उसके कंपैरिजन में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ E2 माइनस E1 के इक्वल एनर्जी ऑब्जॉर्ब की, तो ये ग्राउंड लेवल से यहां तक जंप कर पाए। इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसने कुछ ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्ब की, जो कि E3 माइनस E1 के इक्वल हुई। इसी तरह से इसकी बात करें, यहां पर जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, इन सब ने E4 माइनस E1 के इक्वल एनर्जी दी। इतनी एनर्जी इन्होंने ऑब्जॉर्ब की है, जो बाहर से आप एनर्जी दे रहे थे। इसी वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपको दो दिख रहे हैं, उन्होंने भी डिफरेंट एनर्जी ऑब्जॉर्ब की है। तो ये ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकंड के लिए यहां पर रुकते हैं। तो अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी यहां पर अलग अलग एनर्जी को रेडिएट करते हुए अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करती है। बट एट द सेम टाइम, इसी टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ एनर्जी इस पर इनपुट करेंगे या बाहर से कुछ एनर्जी देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास में एक इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं मेटास्टेबल एनर्जी लेवल या मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट। इस एनर्जी लेवल का नाम है मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट। और इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में यहां पर आए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पर आ गए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटास्टेबल एनर्जी लेवल पर आकर रुक गए। और जितनी एनर्जी इन सब ने रेडिएट की है, सबकी सब एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, सबके कलर अलग अलग नजर आ रहे होंगे आपको। यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, जितनी इन्होंने रेडिएट की है। तो ये जितनी एनर्जी आपको बाहर मिल रही है, स्पॉन्टेनियसली एमिटेड रेडिएशन है या स्पॉन्टेनियसली एमिटेड लाइट वेव है, जो कि किसी भी एक लाइट सोर्स से, किसी भी साधारण लाइट सोर्स से जो लाइट वेव मिलती है, वो इस तरह की होती है। मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी अलग, सबकी वेवलेंथ अलग, तो सबसे जो कलर मिलेंगे वो भी अलग। तो यही रीजन है कि आपको व्हाइट लाइट नजर आती है। तो लेजर्स के प्रोडक्शन के अंदर भी आपको व्हाइट लाइट एक बार तो आती है नजर, उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में अगेन जो प्योर लेजर होगी वो प्रोड्यूस होने लगी। वो प्योर लेजर कैसे आएगी, क्योंकि उसमें सब जो इलेक्ट्रॉन्स है सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, सबसे रेडिएटेड एनर्जी, उनका कलर सेम होना चाहिए या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। तो वापस हम लोग मेटास्टेबल स्टेट की बात करते हैं कि ये मेटास्टेबल स्टेट हम लोगों ने इंड्यूस की है बाय अप्लाइंग सम आउटपुट एनर्जी, की बाहर से कुछ एनर्जी इसको देंगे तो ये मेटास्टेबल स्टेट हमारे पास में प्रोड्यूस हो जाती है। और इसका खुद का टाइम होता है 10⁻⁻10 सेकेंड। ये मेटास्टेबल स्टेट, इसका लाइफ टाइम होता है 10⁻⁻10 सेकेंड, जो कि यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के लाइफ टाइम पीरियड से इसका खुद का लाइफ टाइम पीरियड कम है। तो इस टाइम पीरियड के बाद में जो मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट है, ये खुद वैनिश हो जाती है, ये खुद खत्म हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, यानी सभी के साथ के बीच से जो ये एनर्जी है जो इसको संभाले रख रही थी, ये एकदम से खत्म हो जाती है। सभी इलेक्ट्रॉन्स एकदम से नीचे आएंगे एक साथ। तो ऐसी कंडीशन में कुछ इस तरह का होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नीचे आ रहे हैं, जो इनसे आउटपुट एनर्जी मिल रही है, सबका कलर बिल्कुल सेम हो जाएगा। बट हम लोगों ने जो बाहर से एनर्जी दी थी वो भी तो इसके साथ साथ चल रही है अभी भी। तो जो हमें एनर्जी आउटपुट में मिलती है, ये इन सबका सम हो जाता है, इन सबका टोटल हो जाता है। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, ये हमारे पास में खुद तो एनर्जी रेडिएट कर ही रहे हैं, प्लस जो हम लोगों ने बाहर से एनर्जी दी वो भी इसके साथ में रेडिएट होती है। तो इस वजह से हमें जो एनर्जी आउटपुट में मिलती है वो होती है एम्पलीफाइड एनर्जी। यही हम लोगों ने लेजर की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये एम्पलीफाइड होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर। और कितनी एनर्जी लेवल है इनका, ये एनर्जी का डिफरेंस कितना है, वो है EM माइनस EM। इतनी एनर्जी हमें आउटपुट में मिल रही है। यही पूरी प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन। एग्जैक्टली हमारे पास में स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ था मेटास्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स का नीचे आना, जिसको हम लोगों ने इंड्यूस किया था, स्टिमुलेट किया था। स्टिमुलेट का मतलब हम लोग ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती बाहर निकालना। जिस तरह से वो अपने आप आ रहे थे, अपने आप नहीं आने दिया, उनको रोका, फिर जबरदस्ती उनसे एनर्जी को रेडिएट करवाया गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में एनर्जी इंड्यूस हुई या स्टिमुलेट हुई, और स्टिमुलेट होने के साथ में उसकी एनर्जी एम्पलीफाइड भी हो रही है। तो यही है हमारे पास में स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसमें भी हम लोग आइंस्टाइन कोएफिशिएंट देखेंगे, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट किस तरह से हमारे पास में इसमें प्रोड्यूस होता है, किस तरह से हम लोग इसको काम में ले सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम 2 to 1,
बट इन इंड्यूस फॉर्म। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 2 to 1 इंड्यूस, आई इसके साथ में नोट कर दी है। ये भी डिपेंड करेगा यूल्यू पर कि कितनी हमने फ्रीक्वेंसी या कितनी एनर्जी इसको प्रोवाइड की। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे इक्वल टू, तो यहां पर हमारे पास में एक कॉफिशिएंट आएगा जिसको हम लोग लेंगे B21। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि सबसे पहले हमारे पास में जो कॉफिशिएंट आया था वो था B12, फिर हमारे पास में कॉफिशिएंट आया A21 और इस बार हमारे पास में जो कॉफिशिएंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज B21। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले B12 फॉर अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, A21 फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड B21 फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहां पर यह हमारे पास एक कॉफिशिएंट आया, तो रेट हमारे पास में हो जाएगी अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन हायर एनर्जी लेवल। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हायर एनर्जी लेवल में होंगे उतना ही हमारे पास में इंड्यूस एमिशन होने के चांसेस या उनकी जो रेट है, उनकी प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं कि रेट ऑफ इंड्यूस एमिशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एंड फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां हमारे पास में कौन कौन सी चीजें हमारे पास में काम में आ रही है, इनके नोटेशंस क्या क्या है वो एक बार दिखा देते हैं कि N2 इज नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन हायर एनर्जी लेवल, या जो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं उनकी क्वांटिटी, एंड R21 इज रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, और वो भी कहां 2 से 1 में। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हायर एनर्जी लेवल 2 से लोअर एनर्जी लेवल 1 में आ रहे हैं उनका रेट, उनकी दर क्या है इलेक्ट्रॉन्स के वापस ग्राउंड लेवल में आने की। देन B21 जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, B21 आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। ये गलत लिखा गया यहां पर, ये होना चाहिए हमारे पास में स्टिमुलेटेड एमिशन, या फिर आप इसको दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं इंड्यूस एमिशन। तो B21 इज आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर इंड्यूस एमिशन या स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये सब हम लोगों को नोट करके रखना है। ये 3 इक्वेशन जो हमारे पास में काम में आई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास में इन तीनों कोएफिशिएंट जो A21, B12 और B21, जिसको हम लोग इंड्यूस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये 3 कोएफिशिएंट जो हमारे पास में प्रोड्यूस हुए हैं, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा।